अब आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं शेर पढ़ने तो आया नहीं हूँ, शेर मैं पढ़ चुका। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं जिस शख्स का तारुफ कराने जा रहा हूँ उसका कोई तारुफ सिर्फ ये हो सकता है कि वो एक नाम जो इस क्षितिज पर लिखा हुआ है, जिस वट वृक्ष के नीचे हम जैसी कोपलों ने जन्म लिया, हमने सीखा, और जिस एक शख्स के नाम पर मुहावरे मुनक्किद किए गए, मुहावरे बनाए गए। अगर आप बचपन में हम लोगों से कहा जाता था कि जब हम पढ़ते लिखते थे और कोई साहित्य में रुचि रखता था तो लोग कहते थे आकर के कि अब बंद कर दो, अशोक चक्रधर नहीं हो जाओगे। इस तरह के मुहावरे बनाए गए जिस पर उस शख्स का, जिसका एक मौजज़ा है हिंदी दुनिया का, हमारे दरमियान हमारे गुरु हैं वो पद्मश्री प्रोफेसर अशोक चक्रधर, वो हमारे दरमियान हैं। ये आप लोगों की खुशकिस्मती भी है, हमारी भी है, और मैं उन्हें बेहतराम। और एक और बात ये कि वो पिछले 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले उन्होंने हमें और गौरवान्वित किया जब उन्होंने जश्न अदब की अध्यक्षता जो है उसके प्रेसिडेंट वो हुए और उन्होंने हमारी गवर्निंग बॉडी का स्वीकार किया। हम इसके लिए भी उनको शुक्रिया कहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और जो कहना है उनके और आपके दरमियान होगा, बाकी उसके बाद जो होगा सब देखा जाएगा। इस नशिस्त का अंतिम कवि हूँ और अंतिम कवि को बड़ी छूट भी रहती हैं कि संचालक टोक नहीं सकता जब तक कि आप न रोक दें। आज़ादी रहती है। अब इन्होंने, ये सच है कि मुझे जश्न अदब का अध्यक्ष बना दिया है। जश्न अदब का कद और बढ़ गया था। नहीं सर, इन्होंने पहली बार घोषणा की है यहाँ, तो मैं पहली बार आप सबके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं सुख महसूस करूँगा और अच्छा लगेगा मुझे कि मैं जश्न अदब का सदर हूँ, अध्यक्ष हूँ। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा, क्योंकि ये साहित्योत्सव है और साहित्योत्सव होते रहने चाहिए। साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो हमें बेहतर बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। जब भी निराशा होती है, आशा की किरण बन के आता है साहित्य। आज जितने भी आपने शायर हजरात को सुना है, अधिकांश मैंने देखा कि बहुत ही हताशा और निराशा से, गम से, हर एक के दरवाजे पे गम खड़ा हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है। तो गम जो है ये बड़ी उम्दा चीज़ है। गम ना हो तो फिर आप खुशी को कैसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक गम मुझे ये है, मैं भी अपनी बात गम से शुरू करूं। एक बड़ा ही प्यारा सा, जैसे लाल छड़ी मैदान खड़ी वाला गाना सुना होगा आपने। एक बड़ा खूबसूरत सा लाल गोलाकार सिलिंड्रिकल डिब्बा हुआ करता था, जिसके ऊपर ऐसा हैट लगा होता था जैसे कि कोयला खदान में जाते हुए मजदूर लगा के जाते हैं। उसमें आगे छेद होता था। हम एक ख़त लिखते थे और उसमें जब डालते थे तो इतनी सुकून भरी एहसासों की कतार हमारे अंदर अल्फाज की संख्या के बराबर से ज़्यादा उतर आती थी। चिट्ठी डाली और बहुत ऐसा लगा कि पहुंच गई। जब तक नहीं डलती है वो बेचैनी रहती थी हर उस आशिक के मन में, जिसके लिए वैलेंटाइन कार्ड देने के लिए सिर्फ एक दिन नहीं होता था, कभी भी दे सकता था। गुलाब के फूल के लिए सिर्फ एक दिन नहीं था, जब मन आया तो दे दिया। वो दौर ही अलग था। हमारे बड़े आदरणीय कवि श्री उदय प्रताप सिंह जी ने कहा, ये आप लोगों पे तंज किया उन्होंने, आज के दौर के नौजवानों पे। हमारे बड़े माननीय सम्माननीय सेना से आए हुए अतिथि जो हमारे देश के गौरव हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। आप भी एक बार ताली बजा दीजिए। हमारी सेना के प्रतिनिधि हमारे बीच में आ गए। तो उदय प्रताप दादा ने क्या कहा कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के।
खत में कलेजा निकाल के रख देते थे। अब तो आप जब चाहे चैट कर लीजिए, और चैट करने के बाद अगर वीडियो कर लिया तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे और बाई प्रोडक्ट्स होंगे उसके लिए आप तैयार रहिए। तो जो प्यार का सौंधापन था वो औंधेपन में बदल जाता है। कब प्यार आपको औंधा कर दे, सौंधा न रहे, ये सब आज की हमारी सामाजिक विकृतियों के परिणाम हैं। अब मैं जो टिकट संग्रह की कला का इतना बड़ा नमूना भी पहली बार देखा है, और इस प्रांगण में प्रगति मैदान में 4 साल बाद आया हूं मैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इतना बड़ा सभागार पहले नहीं था, आज हमें मुहैया हो गया। फिर अगर आप आ जाएं और भटका करें तो इस बीच में हमें एक बड़ी चेतना के तौर पर प्राप्त हुई जो सुविधा है, जन सुविधा, वो पहले मिलती ही नहीं थी। प्रगति मैदान में आ जाओ, घूमते भटकते रहो, जन सुविधा तो सुलभ वो नहीं। अब सुलभ हो गई हैं और मिलने लगी हैं। तो ये एक बहुत सुकून की बात है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वो सुलभता यहाँ है। दोस्तों, मैं क्या सुनाऊं? मेरे पास एक कविता है जो मेरी सूची में नहीं थी अभी तक, लेकिन इसमें एक डाकिये का जिक्र है। अब डाकिया दिखना बड़ा मुश्किल हो गया है। कुरियर वाले आते हैं और पटक के चले जाते हैं, लेकिन वो जो चिट्ठी थमाता था और कोई अगर अनपढ़ हो तो उसको पढ़ के भी सुना देता था। तो डाकिया हमारे परिवार का एक हिस्सा था, वो अभी भी है, लेकिन उसकी रक्षा की जाए और उसका जो मानवता बोध है वो हमारे इस पैसे वाले युग में ऐसे ऐसे करामाती दृश्य दिखाता था जो मैं आपको एक दिखाने वाला हूँ। पहली कविता वही सुनाता हूँ, आप सुनी नहीं होगी। गंवई गांव की एक कहानी सुना रहा हूं। गंवई गांव की एक सीधी साधी अनपढ़ औरत अचानक हो गई दीवानी। सुनिए एक कहानी। हुआ यूं कि दोपहर में डाकिया एक खत लाया। अनपढ़ औरत ने उसी से पढ़वाया। मन ही मन में खत पढ़कर डाकिये ने पूछा, क्यों रे, तेरा आदमी फौज में सिपाही है? बोली हाँ। 3 साल पहले ब्याही है? बोली हाँ। शादी के 2 महीने बाद ही फौज से बुलावा आया? एक श्रोता मैंने पाया। शादी के 2 महीने बाद ही फौज से बुलावा आया? बोली हाँ। और तब से वो अब तक नहीं आया? बोली हाँ। तो सुन, ये खत ये बता रहा है कि तेरा सिपहिया आज शाम की गाड़ी से आ रहा है। वाह। ये खत ये बता रहा है कि तेरा सिपहिया आज शाम की गाड़ी से आ रहा है। ये खबर उस औरत के तन बदन में नाचने लगी और खत छीनकर वो बिना पढ़ी लिखी औरत अपनी उंगलियों की पोरों से उसका एक एक अक्षर बांचने लगी। हाय हाय हाय। वो बिना पढ़ी लिखी औरत अपनी उंगलियों की पोरों से उसका एक एक आखर बांचने लगी। खुशी में रोने लगी, कुछ कुछ बोराई सी होने लगी। कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी ठगी सी ठहर जाए, सोते से जागे, खबर किस किस को सुनाए, कुछ समझ ही न पाए। नहीं 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 नहीं, खबर किसी को नहीं सुनाऊंगी, सुनाऊंगी तो मारी जाऊंगी। घर बाहर वाले सब घेर लेंगे, मेरे पास आने नहीं देंगे। मैं तो दरवाजा बंद करके यहीं पे रिझाऊंगी। उसके लिए बढ़िया सी रसोई पकाऊंगी, अपने हाथ से खिलाऊंगी, पंखा झलूंगी और पानी पिलाऊंगी। हाय राम, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उसको? क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं? अरे दैया, बात कितनी खराब है, उसकी तो सबसे प्यारी चीज शराब है। मना करने पर भी रोज मर्रा लाता था, शाम होते ही वो तो ठर्रा चढ़ाता था। पर अब खातिर करनी है तो एक दिन की छूट दे दूंगी, कुछ उल्टी सीधी नहीं कहूंगी, लेकिन ठर्रा कहां से आए? ऐसी चीज भला किससे मंगवाए? तभी उसे ध्यान आया कि ज्यादा न पी जाए, इस डर से उसने एक बोतल छिपा दी थी, पेड़ के नीचे दबा दी थी। तो वो दौड़ी दौड़ी गई और बोतल निकाल लाई और खातिरदारी में ऐसा निखार लाई कि उसने बक्से पर एक कपड़ा बिछा दिया और बोतल के साथ एक गिलास रख के सजा दिया। फिर इंतजारी की बेकरारी में सोचने लगी कि एक बार तो उसने मुझसे भी कहा था कि पी। मैंने कहा था नहीं जी,
तो उसने जबरदस्ती की, गिलास मुंह से लगाया था, मैंने फोड़ दिया तो मेरे ऊपर हाथ उठाया था, हालांकि बाद में पछताया था, पर आज तो उसकी तमन्ना कर दूंगी पूरी, साथ में उसके मैं भी पीऊंगी। और कहूंगी देखो तुम्हारी इच्छा मैंने कर दी पूरी, पर आज के बाद मत लाना ये अंगूरी, प्यार प्यार में मान जाएगा, शायद इसके बाद फिर कभी नहीं लाएगा। तो दोस्तों उसने एक गिलास और सजा दिया बक्से पर। उस दिन, पंक्तियों में ध्यान चाहूंगा, उस दिन बड़ी रुक रुक कर शाम आई, धुक धुक करता दिल धड़का, छुक छुक करती रेल आई, लेकिन सीटी की आवाज सुनते ही वो औरत सिहर गई, क्योंकि एक बात सोचते ही उसकी सारी साधना बिखर गई। अरे वो तो बोतल के साथ बर्फ भी लाता था, आहा, बर्फ के साथ ही ठर्रा चढ़ाता था। अब बर्फ किससे मंगवाऊं, चलो खुद ही ले आऊं। उसने लंबा घूंघट काढ़ा और बर्फ लेने दौड़ गई, पर इधर तो कुछ और ही बात हुई। पीछे से सिपाही आया, खुला दरवाजा, बक्से पर बोतल, 2 खाली गिलास, देख के चकराया, माथा ठनका, कमजोर मन का वो सिपाही उसे दृश्य कचोट गया और औरत को बदचलन जानकर लौट गया। इधर औरत बर्फ लाई, आते हुए बूटों के निशान, जाते हुए बूटों के निशान, कुछ समझ नहीं पाई। और मित्रों कहानी खत्म, पैसा हजम। आप कहेंगे इस कहानी में क्या दम, कहानी बेकार है, फालतू सुनाई है, इसमें क्या सार है? तो दोस्तों मैंने कहानी आपको इसलिए सुनाई कि आप इतने सारे लोग इसे सुने, और कभी संयोग से किसी गली में, सड़क पर, मोहल्ले में या बाजार में वो फौजी आपको मिले तो उसे असलियत बता देना, उसे समझा देना कि तेरी औरत आज भी तेरे आते हुए बूटों के निशानों पर उंगलियां फिरा रही है और तेरे जाते हुए बूटों के निशानों को अपने आंसुओं से मिटा रही है। लौट जा, लौट जा, उसका बहुत ऊंचा चरित्र है। लौट जा पगले, उसकी आस्था तो गंगा से भी ज्यादा पवित्र है, उसकी आस्था तो गंगा से भी ज्यादा पवित्र है। वाह 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 वाह, आस्था तो मुझे डाकिए से याद आ गई। पता नहीं कितनी मुद्दत बाद मैंने ये कविता अपने मोबाइल में से निकाली और आपको सुना दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मोबाइल। मोबाइलों के दौर के शायर को क्या पता है कैसे निकाल देता है फट से किताब सा। तो दोस्तों हमारे जो बैठे हुए हैं आदरणीय खुशबीर सिंह शाद साहब, हमारे और इनमें बहुत सारी साम्य वाली बातें हैं। एक ये है कि इनका पुत्र भी ऑस्ट्रेलिया में रहता, मेरा भी। ये भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। जब जाते हैं तो वहाँ हम दोनों आपस में बात करते हैं बहुत ज़्यादा, इतनी यहाँ 10 साल में भी न करी होंगी जितनी वहाँ 10 दिन में कर लेते हैं। फिर दिल की बात करते हैं। मैं गया था वहाँ, सर्दियों के दिन थे और सुबह सुबह की धूप, जैसे आजकल मौसम बदल रहा है, लेकिन समझिए कि अब से 15-20 दिन पहले की सी बात समझी जा सकती है। तो मैंने ऐसे ही इनसे कह दिया कि देखिए, पूछा क्या हो रहा है, मैंने कहा हम विटामिन डी ले रहे हैं और इसको धूप का शुक्रिया कर रहे हैं। थोक में तूने विटामिन डी दिया, ए सुबह की धूप तेरा शुक्रिया। अब ताली तो मेरे दिल ने बजाई होगी। थोक में तूने विटामिन डी दिया, ए सुबह की धूप तेरा शुक्रिया। इनको ध्यान में रही, मैं भूल भाल गया। फिर इन्होंने पूछा कि वो गज़ल हुई क्या। मैंने कहा कौन सी गज़ल। इन्होंने बताया वो थोक में तूने विटामिन डी दिया, सुबह की धूप तेरा शुक्रिया। अरे मैंने कहा ये किसने कहा, मैं नहीं कहा था क्या। तो फिर मैंने निकाला, हाँ मैंने नोट कर लिया था एक जगह, लेकिन भूल गया था। तो फिर शिमला में हमें इनसे मिलना था, हवाई जहाज़ में बैठे, तो याद आया कि फिर मुझसे तकादा करेंगे या दिमाग चला यहाँ बैठ के। तो मैंने एक शेर इसमें और भी हुआ था, वो आपने नहीं सुना। थोक में तूने विटामिन डी दिया, ए सुबह की धूप तेरा शुक्रिया। अभी कल बनारस में हुआ, बनारस गया हुआ था, तो बनारस पे भी कुछ सोचने लगा। तो ये क्या कहा जाता है ना कि सुबह बनारस और शाम अवध और शबे मालवा, रात मालवा की और सुबह बनारस की।
तो मालवा में गुम बनारस में मिली, मालवा में गुम बनारस में मिली, रात भर ए सुबह तूने क्या किया। मालवा में गुम बनारस में मिली, रात भर ए सुबह तूने क्या किया। और आई पर्वत पार से पहली किरण, मुस्कुराया आफताबे औलिया। और ये शेर देखिएगा कि रात के आंसू नदारद हो गए, रात के आंसू नदारद हो गए, जैसे तूने ओस का पानी पिया। रात के आंसू नदारद हो गए, जैसे तूने ओस का पानी पिया। ईस्ट से ले वेस्ट तक दम की धरा, ईस्ट से ले वेस्ट तक दम की धरा। तुम लड़ो ए नॉर्थ साउथ कोरिया। हमें तो मतलब तो ईस्ट और वेस्ट चाहिए। तुम लड़ो, कह रहे पक्षी तबस्सुम की गजल, थम गए हैं मौत मातम मरसिया। और चक्रधर तू गजल क्या कहता भला। मैं गजलकार नहीं माना जाता, मेरी शैली अलग है। चक्रधर तू गजल क्या कहता भला, तेरे अंदर शाद आया शर्तिया। मेरे अंदर शाद आया तभी कुछ बात हुई। और एक और शेर सुन लीजिए कि मैं पसीने से हुआ हूं तरबतर, मैं पसीने से हुआ हूं तरबतर, लाओ दे दो तालियों का तौलिया। मैं पसीने से हुआ हूं तरबतर, लाओ दे दो तालियों का तौलिया। तो ये देखिए पेंडेमिक में हुआ था एक दिन का लॉकडाउन, याद है, टोटल लॉकडाउन, देश भर में बंद सारे गांव कस्बे और टाउन, याद है निर्जनता का भूतपूर्व नजारा, हमें पहचान में नहीं आ रहा था देश हमारा, याद है पूरा भारतवर्ष बंद, खुंदक में नहीं हुजूर, स्वेच्छा से बंद। आप बहुत समय पे पधार रहे हैं साहब, वाह, आइए बैठिए। ये तो जाती हो गई, मतलब जोड़ा बन के आए थे और यही को वहां बैठा दिया, एक को इधर बैठा दिया। तालियां बजा दीजिए इस बिछुड़न के पीछे। देखिए ये बात हुई ना। आइए वहीं कुर्बानी। मैं पोस्टल विभाग के सौमनस्य का और प्रेमियों के मिलन को संभव कराने के आपके प्रयत्नों का बड़ा अच्छा दृश्य देख रहा था और इस करतल ध्वनि से आपको सम्मान की तालियां मिल चुकी हैं। एक बार और बजा दीजिए, प्रेमियों को मिलवाने से बड़ा कोई पुण्य कार्य होता नहीं है ना। याद है निर्जनता का अभूतपूर्व नजारा, हमें पहचान में नहीं आ रहा था देश हमारा, पूरा भारतवर्ष बंद, खुंदक में नहीं हुजूर, स्वेच्छा से बंद, मेले बंद, मॉल बंद, धरने हड़ताल बंद, दंगे बंद, दारू बंद, मियाँ मेहरारू बंद, रेल बस जहाज बंद, सारे कामकाज बंद, गुटखा तांबूल बंद, सड़क स्कूल बंद, मंदिर दरगाह बंद, मस्जिद में पनाह बंद, चर्च गुरुद्वारे बंद, ये सब के सब उस कमबख्त कोविड के मारे बंद। सूनी सड़कें, सूने गलियारे, सूने मोड़, कहाँ गायब हो गए 135 करोड़। भाई साहब, सूनी सड़कें, सूने गलियारे, सूने मोड़, कहाँ गायब हो गए 135 करोड़। उस दिन जब शाम के 5 बजे तो कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक साथ बजे ताली, थाली, घंटी, घंटे, घड़ियाल, शंख, मजीरा और यहाँ तक कि बच्चे का झुनझुना, ऐसा कभी देखा या सुना? दुनिया की मानव जाति सन्न थी, लेकिन प्रकृति नटी कितनी प्रसन्न थी। ओ मनुष्य अपनी खिड़की से, दरवाजे से, बालकनी से, छत से या अपने छज्जे से, अरे नमूने देखा तूने, तेरी चेतना सुन्न थी, तेरे निष्क्रिय हो जाने से नेचर मैया कितनी प्रसन्न थी। हम सांस ढंग से नहीं लेते थे और जो तारे दिन में दिखाई देते थे गर्द और गर्दिश के मारे, रात में दिखे थे सारे के सारे। दूर जलंधर से हिमालय दिखता था। तब लगा कि प्रकृति हमारे सहारे नहीं है, हम हैं प्रकृति के सहारे। तब साहब एक और गजल, जब शाद साहब बैठे हुए हैं तो गजल ने और अंगड़ाई ली, मैं बता रहा हूं। एक और सुनाता हूं गजल अंत में।
और अंत कब आएगा पता नहीं मुझे। इसका कारण भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा मैंने कहा। देखिए, एक कहलाता है आमद का शेर, उतरता है ऊपर से। अब इसको हर भाषा वाले लोग मानते हैं, अंग्रेजी के लोग भी मानते हैं कि म्यूजेज हैं जो आती हैं ऊपर से, उतरती हैं देवियां, सरस्वती माँ सरस्वती की कृपा होती है, तो आमद का शेर होता है। अच्छा, एक तो आमद का हो गया जो अच्छा होगा ही होगा भाई, जब ऊपर से आया है तो। बाकी होते हैं बरामद के शेर, समझे? वो इकट्ठा करता है शायर तो क्या मिलाता मिलाता बहुत सारे इकट्ठा कर लेता है। और पहला जो शेर होता है उसको मतला कहते हैं, मतला। फिर गजल भी दुखी हो जाती है और शायर से कहती है आप बहुत आगे, अब मतला, तेरा मतला ही ठीक था, मतला। तो मतलब सुनाता हूं मैं आपको। देखिए, मैं अंतिम कवि हूं, जरा चादर अच्छी तरह बिछाइए, आप बैठ जाइए। अंतिम संस्कार करना है ना मेरा आपको, ठीक है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि प्रकृति में क्या सबसे बढ़िया बात है कि प्रकृति का हर उपादान, हर घटक तत्व दूसरे की मदद करता है। अगर परस्पर सहयोग, निस्वार्थ सहयोग न हो तो प्रकृति अपना कारोबार नहीं चला सकती है, और अपने काम का, अपने सहायता करने के ढंग ढर्रे का कोई मुआवजा प्रकृति का कोई भी तत्व नहीं लेता है। निस्वार्थ मदद करते हैं। तो ये पहले शेर में देखिएगा, बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली। स्वार्थ नहीं था। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली, और भू के ऊपर, धरती के ऊपर, भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, झूम झूम नाचा। इधर से हवा चली इधर नाचा, उधर से चली इधर नाचा। भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। ऐसे ही बजाते रहिएगा तालियां। मैं आपको वो सारे काम के मुआवजे के नाम बताता हूं कि किन किन कामों के लिए क्या मुआवजा लिया जाता है। तिरता तिरता पत्ता, मैं बिंब दिखाऊंगा इसमें, तस्वीर दिखाऊंगा। तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा, तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा, क्या लहरों ने कोई भी उतराई ली। पट्टे उतार दिया तो उसको यहाँ। अब इस बिंब को देखिए, आपका आशीर्वाद मिलेगा मुझे मालूम है। टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया, टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया, क्या क्या डाली ने कुछ गहना गढ़वाई ली। टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया, क्या डाली ने कुछ गहना गढ़वाई ली, और कलिका खिलकर फूल बनी। सबने देखा, सबने देखा, इसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। कलिका खिलकर फूल बनी, सबने देखा, क्या डंठल ने कोई मुंह दिखलाई ली। फोकट में देख रहे हैं यार, क्या डंठल ने कोई मुंह दिखलाई ली। और इसमें अगले शेर में आपको बिहार की एक परंपरा, जो भी IAS अफसर हो जाता है ना, उसको बिहार में अगर घर जाना पड़ जाए तो रास्ते में ही अपहरण हो जाता है उसका, ऐसा मैंने सुना है। आप में से कुछ भुक्तभोगी भी हो सकते हैं, कैसे निकल के भागे वहाँ से ये आप बताइएगा एक गज़ल लिख के। भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को, भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को, कमललाल ने क्या कोई पकड़ाई ली, कमललाल ने क्या कोई पकड़ाई ली। और ये बिंब आपको बहुत ही अच्छा लग सकता है कि फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, अमलतास ने कोई गोद भराई ली, अमलतास ने कोई गोद भराई ली। और ये बिंब देखिए प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ होता है कि युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली, क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली। धूप हवा और जल से फसलें लहराईं, धूप हवा और जल से फसलें लहराईं, क्या मौसम ने कोई आध बटाई ली, क्या मौसम ने कोई आध बटाई ली। रंग बिरंगे फूल खिल उठे घाटी में, क्या कुदरत ने कोई भी रंगवाई ली। और कार्बन डाइऑक्साइड पी ऑक्सीजन दी,
कार्बन डाइऑक्साइड पी, ऑक्सीजन दी, क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली? क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली? वृक्ष साफ हैं, दूर तलक हरियाली है, पर बादल ने क्या इनसे धुलवाई ली? अमर बेल को ढोता रहा बबूल सदा, कभी भूल से भी क्या कोई ढुलाई ली? पानी ने बादल पर खूब सवारी की, पर बादल ने क्या कोई ठहराई ली? ये बरामद वाले थे तो मैं जल्दी निकाल गया, लेकिन एक फिर वही आ गया गेंडा। कार्यक्रम गेंडे से शुरू हुआ था। गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, क्या गेंडे ने कोई सैर कराई ली? क्या गेंडे ने कोई सैर कराई ली? बहा ले गई तट का सब मेला मलबा, बहा ले गई तट का सब मेला मलबा, क्या नदियां ने कचरे की उठवाई ली? क्या नदियां ने कचरे की उठवाई ली? और अगली बात सुन के आपको आनंद आएगा कि तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले, तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले, तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले, क्या हमने कोई ताली बजवाई ली? यहां कभी ताली बजाओ के एक परेशान कर देते। सभी कमेरे हैं कुदरत के कारीगर, नहीं किसी ने अपनी कभी कमाई ली। भर भर प्यार किया सबने एक दूजे को, नहीं किसी ने मेहनत की भरपाई ली। और श्रोताओं, मैं ऋणी हो गया हूं सबका, श्रोताओं मैं ऋणी हो गया हूं सबका, क्या मैंने तुमको ताली बजवाई दी? बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली। इतनी तन्मयता से, तल्लीनता से आपने इस कवि गोष्ठी को सुना है और हमारे सभी शायर हजरात ने अपना जो सर्वश्रेष्ठ था वो आपको दिया है, अमन अक्षर से लेके और वहाँ रंजन निगम तक। हमारे दानिश साहब इधर हैं, शाद साहब इधर हैं। एक बार सामूहिक तालियां बजा दीजिए इन सब की प्रस्तुति के लिए। और हम सब खड़े हो जाते हैं आपको प्रणाम करने के लिए, आपकी तालियों के लिए। अभिनंदन करते हैं श्रोताओं का। बहुत शुक्रिया आप सभी का। जब तक श्रोता रहेंगे तब तक कवि रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।